सो हे एवरीवन, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट लॉ से रिलेटेड जो मई 2023 अटेम्प्ट आने वाला है, उससे रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स आए वो सारे अमेंडमेंट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सारे अमेंडमेंट्स को हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले अगर इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिएगा। मैं बात करूं आपके साथ तो हम लोग फटाफट सारी चीजों को देख लेंगे, ज्यादा कोई मिर्च मसाला नहीं होने वाला है, ज्यादा कोई ये चीजें नहीं होंगी। जितनी चीजें जल्दी हो सके उतने फास्ट में आपको अमेंडमेंट्स कवर करवा के दे दूंगा। राइट, देखिए मैं अगर सबसे पहले बात करूं आप लोगों के साथ तो ये जो स्टडी मटेरियल हमारा 2021 एडिशन का है ना बेटा, वही एप्लीकेबल हो रहा है मई 2023 अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल के अंदर जितने भी अमेंडमेंट्स थे 30 अप्रैल तक ये पूरे अमेंडमेंट्स को कवर कर लिए गए हैं। उसके बाद 1 मई 2021 से लेके 31 अक्टूबर 2022 तक के जितने भी अमेंडमेंट्स है ना, वो सारे अमेंडमेंट्स इस शीट के अंदर दिए गए। ये इंस्टीट्यूट ने कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन लाया था, ये इंस्टीट्यूट ने कुछ दिन पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के अंदर ये शीट हमको दी थी। और उसके ये चाहे तो मैं आप एक काम करूंगा, इसकी जो लिंक है ना बेटा वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गूगल ड्राइव की लिंक डाल दूंगा जहां पे ये वाला जो स्टेटमेंट है, जहां पे ये वाली जो शीट है ये अपलोडेड है। सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे, सबसे पहली चीज आ रही है यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 की चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी में से बोला गया है। और वो कौन सा है? वो है बेटा स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन के अंदर चेंजेस। आप सभी लोग जानते हो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है कि स्मॉल कंपनी ऐसी कंपनी होती है बेटा, ऐसी एक प्राइवेट कंपनी होती है जहां पे क्या बोला गया था, पेड अप शेयर कैपिटल एंड स्मॉल कंपनी डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ एंड 20 करोड़। वैसे तो सर वो 50 लाख वगैरह लिमिट है, देखो 50 लाख एक्ट में दिया गया है और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब बोला गया था। कौन सी चीज के लिए? पेड अप शेयर कैपिटल के लिए। तो हायर अमाउंट इन्होंने बाद में प्रिस्क्राइब किया था, कितने का? 2 करोड़ रुपए का हायर इन्होंने प्रिस्क्राइब किया था। और टर्नओवर के लिए बोला गया था 20 करोड़ का, मतलब 2 करोड़ से कम और 20 करोड़ से कम। 2 करोड़ क्या होना है? पेड अप शेयर कैपिटल, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ या उससे कम है, या मैं अगर कहूं आपके साथ जिसका टर्न एंड उसके साथ साथ जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से कम होता है, तो ऐसे केस में वो एक स्मॉल कंपनी मानी जाती है। लेकिन अब इस डेफिनेशन के अंदर चेंजेस ला दिए गए हैं और रूल के अंदर चेंज कर दिया गया है। कौन सा? पेड अप शेयर कैपिटल को 4 करोड़ कर दिया गया है और टर्नओवर की लिमिट को 40 करोड़। मतलब अब कोई अगर प्राइवेट कंपनी होती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम और साथ ही साथ उसका टर्नओवर 40 करोड़ से कम होता है, तो वो स्मॉल कंपनी मानी जाती है। ये एक छोटा सा अमेंडमेंट यहां पे आया है। तो 4 करोड़ और 40 करोड़ कर दिया गया है। आपने चैप्टर नंबर 1 में चेंजेस कर देना है स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में। चलिए अब चैप्टर नंबर 2 के ऊपर चलते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 2 में क्या बोला गया है देखिए यहाँ पे, चैप्टर नंबर 2 में अमेंडमेंट लाया है, सेक्शन नंबर 16 के अंदर इन लोगों ने अमेंडमेंट लाया है। अब देखो याद कीजिएगा बेटा, वो अपन जब नेम के लिए अप्लाई करते हैं तो याद आ रहा है कि आपको वो नेम के अंदर जब अपन अप्लाई करते हैं ना, तो वहां पे क्या बोला गया था? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर। मतलब जब देखिए मान लीजिए कोई नई कंपनी बन रही है, ठीक है, वो ऐसे ट्रेडमार्क के साथ बन रही है जो आइडेंटिकल है मेरी कंपनी से, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, मैं रजिस्ट्रार्ड को, मतलब रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर जो है ना ट्रेडमार्क का, मान लो मैं अब एक कंपनी डालता हूं हल्दीराम्स नाम से, एग्जांपल है एग्जांपल। अब हल्दीराम वाला क्या बोलता है, ये तो मेरे ट्रेडमार्क को लेके भाई साहब ने कंपनी डाल दी है, तो वो क्या करता है, टू आइडेंटिकल या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है ना बेटा, वो आरओसी को अप्लाई करता है। और आरओसी डायरेक्ट करती है किसको? आरओसी डायरेक्ट करती है मुझको कि तू अपने नाम को चेंज कर लेना 6 महीने के अंदर। 6 महीने का मौका दिया जाता है मुझे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करके तू अपने नाम को चेंज कर देना। अब इसके अंदर कुछ चेंजेस है। नए वाला क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे, नया वाला यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम के रिगार्डिंग बात हो रही है। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी का जो ट्रेडमार्क है अगर वो इन्फ्रिज किया जाता है ना, तो यहां पे रजिस्टर्ड, जो समझना बात को, यहां पे कौन है बेटा, यहां पे आरडी समझना। तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, जो यहां पे क्या कहना चाहता हूं मैं यहां पे कहना चाहता हूं आप लोगों के साथ कि यहां पे जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर वगैरह जो दिया गया था ना, तो इधर बोला गया है किसके द्वारा? रीजनल डायरेक्टर के द्वारा बोला गया है कि इधर 6 महीने के अंदर नाम चेंज करो। यहां पे आपको उस चीज के लिए बोला गया है 3 महीने के अंदर आपने नाम को चेंज करना है करके। क्या बोल रहा हूं मैं? 3 महीने के अंदर आपने इस नाम को चेंज करना है। इसके साथ साथ समझना बात को, ध्यान रखिएगा, ये जो पेनल्टी पहले दी जाती थी ना डिफॉल्ट के लिए, अब ये पेनल्टी को हटा दिया गया और बोला कि देखो अगर आपने नाम चेंज नहीं किया
ना तो हम आपके नाम को चेंज कर डालेंगे, हमको जो लगेगा। हल्दीराम से हम एक काम करते हैं, मिर्ची राम कर डालते करके हम नाम को चेंज कर डालेंगे और वो नए नाम के साथ रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज के रजिस्टर ऑफ कंपनीज जो मेंटेन कर रही है आरओसी, उसके अंदर नया नाम भी डाल देंगे उसके अलावा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बाद में चल के नाम को चेंज नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नाम को चेंज कर सकते हो, लेकिन 3 महीने के अंदर आप करना, नहीं तो हम कर डालेंगे। पेनल्टी वेनल्टी नहीं लगा रहे, पहले पेनल्टी बोला गया था 6 महीने के अंदर नहीं किया तो पेनल्टी, लेकिन अब हटा दिया उस चीज को और बोला हम नाम को चेंज, क्योंकि हमारा पर्पस ये तो सही था ना बेटा, पेनल्टी चल रही है, ठीक है, पेनल्टी चाहिए ना, पेनल्टी लो, मेरा नाम हल्दीराम रहने दो करके, मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं उससे ज्यादा पैसा कमा रहा हूं करके, है ना, समझ रहे आप बात को। तो ऐसे केस के अंदर इन्होंने बोला पेनल्टी हटा देंगे, नाम को चेंज कर डालेंगे, लेकिन अगर आपको बाद में लगता है आप अपने नाम को फिर से बदल सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद देखो क्या बोला गया, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग बात किया गया। अब ये यहाँ पे है ना, देखो एक नया प्रोविजन यहाँ पे इंसर्ट किया इन लोगों ने। इनका क्या कहना है, देखो इनका कहना है कि इंडिया जिन जिन कंट्रीज के साथ अपने देखो लैंड बॉर्डर को शेयर करती है, लैंड बॉर्डर की बात की जा रही है, जैसे चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, तो ऐसे केस के अंदर इसका लैंड बॉर्डर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो ऐसे केस के अंदर इस यहाँ पे समझिए बात को, तो इंडिया में मैं अगर कहूं कि इस कंट्री के जो ये लैंड बॉर्डर जिनके साथ शेयर किया जा रहा है ना, उनके बॉडी कॉर्पोरेट या उनके नेशनल मतलब पर्सन को बोला गया है, अगर समझिए बात को इंडिया के किसी कंपनी का प्राइवेट प्लेसमेंट उन लोगों को किया जा रहा है ना, तो ऐसे केस के अंदर उसके लिए आपको सीजी का परमिशन लगने वाला है। क्या लगने वाला है बोलो जल्दी से, आपको गवर्नमेंट का परमिशन लगने वाला है फेमा के अंदर, और फेमा में बोला गया है कि आप आरबीआई का अप्रूवल लेते हो गवर्नमेंट के बिहाफ में, तो आप बेसिकली आरबीआई का अप्रूवल लेने वाले हो, ऐसी वाली बात है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रूल्स के अंदर बोला गया है कि जहां पे प्राइवेट प्लेसमेंट कम ऑफर एप्लीकेशन लेटर दिया जा रहा है ऐसे लोगों को या ऐसे कंपनी को जो जिनके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो ऐसे केस के अंदर आपने क्या करना है बेटा, आप लोगों ने हम लोगों को सबसे पहले हमसे अप्रूवल लीजिएगा जब भी आप ये सारी चीजें कर रहे हो, और उसके बाद ही आप सामने वाले व्यक्ति को प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, अदरवाइज प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते। आओ मैं आपको पढ़वा देता हूं, देखो क्या provided also that no offer या invitation to any securities under this rule shall be made to a body corporate incorporated in or national of or a country which shares a land border with India unless such body corporate या other national as the case may be have obtained the government approval under FEMA, और वो बाकी सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो जिनके साथ भी लैंड बॉर्डर शेयर करते हो उनके लिए आपने प्रीवियस अप्रूवल लेना है, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली गई है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज, तो यहाँ पे अब देखो ओल्ड प्रोविजन में क्या बोला गया था, ओल्ड इसमें बोला गया था यहाँ पे ड्यूली ऑडिटेड रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स अंडर डीपी3 आपको डालना पड़ता है, और डीपी3 कब तक डालना पड़ता है, जैसे 31 मार्च कंप्लीट हुआ तो आपको 30 जून तक डीपीटी3 को फाइल करना यहाँ पे होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब ये तो 30 जून तक यहाँ पे बोल के रखा, अब यहाँ पे अमेंडमेंट क्या है देखो, ऑडिटर ऑफ द कंपनी द वर्ड्स लेटर एंड फिगर्स एंड द डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट सबमिटेड बाय द ऑडिटर इन फॉर्म डीपीटी3। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑडिटर ये जो डीपीटी3 है ना, इसके अंदर एक डिक्लेरेशन देने वाला है, क्या देने वाला है, एक डिक्लेरेशन देने वाला है कि ये जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना, वर्ड्स लेटर फिगर्स है, ये इस चीज को मैंने ऑडिट किया हूं करके, है ना, तो ये वाला डिक्लेयर, अब यहां पे जो एडिशन हुआ है ना बेटा, वो कौन सा है, डिक्लेरेशन का है, तो डिक्लेरेशन दिया जाना चाहिए ऑडिटर के द्वारा डीपीटी3 के अंदर भी, ऐसा चैप्टर नंबर 5 कह रहा है। बस छोटा सा अमेंडमेंट है, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर आ जाते हैं, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए क्या देखो इनका क्या कहना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस में याद करना। देखो अब यहाँ पे चेंजेस क्या हुए मैं आपको बता देता हूँ। चेंजेस हुए कि आरबीआई, आप सभी लोग जानते हो ना, आरबीआई भी बेटा बैंक को लेंड करता है पैसा, जो आरबीआई होता है ये भी बैंक को कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर पैसा लेंड करता है, तो इनके भी एक अलग रेट्स डिफाइन होते हैं। बीच में मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि इन लोगों के बीच में जैसे वीडियो चेंजेस हो रहे हैं या यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे रेट्स चेंज हो रहे हैं, उसका आम लोगों के ऊपर, नॉर्मल पीपल के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है ना। तो मैं अगर बात करूं, आरबीआई यहाँ पे लोन दे रहा है बेटा किसको, बैंक को। अब ऐसे केस में लोन दे रहा है तो यहाँ पे है ना, बैंक वाले सिक्योरिटीज जमा करते हैं आरबीआई के पास कि ये हमारी सिक्योरिटीज है करके, ठीक है। तो आरबीआई, अब देखो सिक्योरिटीज दिया मतलब चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा ना आरबीआई का, लेकिन इस चीज को एग्जाम कर दिया गया है। बोला गया है कि देखो आप भली असेट दे रहे हो, बैंक भली आप आरबीआई को असेट दे रहे हो उस लोन के लिए जो आपने आरबीआई से लिया है, लेकिन अब आपको यहाँ पे चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लेना आपको चार्ज वगैरह क्रिएट करना है करके, भूल जाओ ये सब बात हो गए ना, ऐसा टेंशन वेंशन मत लीजिएगा। इसके अलावा क्या बोला गया,
इसके अलावा बोला गया है कि साइनिंग ऑफ ई फॉर्म्स, जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या लिक्विडेटर कहते हैं ना, उसे फॉर्म CHG1, CHG4, CHG8, CHG9 के ऊपर साइन करनी होंगी। मतलब उसे साइन करने के बाद ही वो डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, वो ई फॉर्म सबमिट होंगे। ऐसी वाले चेंजेस है। उसके अलावा फिर बोला गया है चैप्टर नंबर 7 में बहुत बेसिक सी चीज है, याद कीजिएगा बेटा। कौन सी वाली चीज सर? ये न्यू प्रोविजन इंसर्ट किया है इन्होंने, न्यू रूल इंसर्ट किया है। और क्या बोला गया है कि जब ध्यान रखिएगा, जब आप इंस्पेक्शन करते हो ना बेटा, जब आप इंस्पेक्शन करते हो और ऑब्वियस सी बात है आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ना कॉपीज को, तो ऐसे केस के अंदर देखो क्या बोल रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रूल्स 1 and 2 द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर या इंडेक्स और रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी शैल नॉट बी मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। मतलब मेंबर्स के बारे में आप ये फॉलोइंग डिटेल्स नहीं दोगे। कौन सी एड्रेस, ईमेल आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और पैन नंबर, आप ये चीजें अवेलेबल नहीं करवाओगे। जो भी कॉपीज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो कॉपीज के एक्सट्रैक्शन में अगर ये 4 चीजें मिल जाती है ना बेटा, तो ऐसे केस के अंदर आप ये चारों चीजों को मत दीजिएगा। कौन नहीं देंगी? कंपनी मेंबर्स को अवेलेबल नहीं करवाएंगी इंस्पेक्शन करते वक्त। एड्रेस, ईमेल आईडी, यूनिक नंबर, पैन नंबर, है ना। हो सकता है आपको एमसीक्यू वगैरह के अंदर पूछ ले कि क्या क्या अवेलेबल नहीं होगा। 4 अलग अलग ऑप्शन होंगे, तो याद रखना है यहाँ पे कौन सा है बोलू ना, एड्रेस, ईमेल आईडी, यूनिक नंबर और पैन नंबर, है ना। यूनिक नंबर और पैन नंबर करके ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। क्या आप इस बात को बढ़िया तरीके से समझ रहे हो क्या? जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप इस चीज को समझ रहे हो क्या, है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो ये होप सो आप सभी लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही हो जो मैं आपके साथ बेसिकली बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। चलिए अब मैं अगर बात करूँ आप लोगों के साथ, तो अभी हम लोग देखेंगे कौन सी वाली चीज, अभी हम लोग देखने वाले हैं डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड के रिगार्डिंग चीजें देखेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड में क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे। अब याद करना बेटा, आईईपीएफ के अंदर बहुत सारे अमाउंट क्रेडिट हुआ करते थे, याद है आपको कि डिविडेंड अगर कोई 7 साल तक अनक्लेम्ड हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि भैया एक काम करो, उस डिविडेंड को यहाँ पे डाल दीजिए, मतलब किधर डाल दीजिए, आईईपीएफ अकाउंट में डाल दीजिए। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी तो लोग होते हैं ना, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो जिन्होंने एप्लीकेशन या जिन्होंने यहाँ पे पेमेंट नहीं दे रहे ये लोग, है ना, तो ऐसे केस के अंदर हमने उनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है और हम लोगों को उनको पेमेंट लौटाना है लेकिन वो मिल ही नहीं रहे, तो एक काम करो उस अमाउंट को भी आईपीएफ में डाल दो। तो उसके अंदर एक और एंट्री ऐड की गई है बस, ठीक है, एक और एंट्री। अब देखो क्या बोला जा रहा है यहां पे, all shares held by the authority in proviso to subsection 9 of section 90 section 90 significant beneficial owner के बारे में बात करता है of the act and all resultant benefit arising out of such share without any restrictions करके। मतलब देखो क्या बोला जा रहा है, सिंपल सी बात ये बोली जा रही है कि अगर आपने significant beneficial owner का डिक्लेरेशन आपने नहीं दिया और 7 साल बीते रहे भैया, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे अब ये शेयर्स को आपको आईईपीएफ में चले जाएंगे। ये शेयर्स कहाँ चले जाएंगे बेटा, ये बेटा आईईपीएफ। अब ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर क्या होता है, मान लीजिए शेयर्स में पैसा आपने लगाया, उसके ऊपर जो डिविडेंड आता है, उसके ऊपर जो सारी चीजें आ रही है, पूरे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, बस आपने मेरे नाम के ऊपर वो शेयर्स को लेके रखा है, तो मैं कहूंगा यहां पे क्या होता है, ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वाला कंसेप्ट आ जाता है। बताने के लिए तो मैं ओनर हूं, लेकिन एक्चुअल में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है, आप हो बेटा, है ना। और अगर इस चीज का भी आपको डिक्लेरेशन देना होता है, और अगर आप इस चीज का डिक्लेरेशन नहीं देते हो, तो ऐसे केस के अंदर क्या होने वाला है, ऐसे केस के अंदर ये शेयर्स को जब्त कर लिए जाएंगे और ये आईपीएफ अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये पूरी बात इसके अंदर हो जाती है। क्या आप ये बात को समझ रही है? फटाफट जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप इस बात को समझ लीजिए? सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। और सबसे अब आखिरी पोर्शन हमारा चालू होने जा रहा है, जिसका नाम है कौन सा, और सबसे भारी वाली चीज है, दैट इज CSR। तो नेक्स्ट वाली जो चीज है हमारी, बहुत ही छोटी सी चीज है बची हुई है, दैट इज कौन सी, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी से रिलेटेड हमको देखना है। CSR से रिलेटेड मेजॉरिटी ऑफ जितने भी अमेंडमेंट्स थे ना, वो हमारे कवर हो चुके हैं। ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, मैं अगर आपको बात करूँ ना, आप देख सकते हैं बहुत ही कम अमेंडमेंट्स है बेटा, तो ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं थे इस बार के सेशंस के अंदर या इस बार के पूरे चीजों के अंदर, लेकिन बस वो एक हवा बना के रह रहा होता है। और बच्चा भी बहुत टेंशन लेता है कि अरे यार अमेंडमेंट्स कैसे कवर करूँ, तो कुछ भी अमेंडमेंट्स नहीं, आप देख सकते हैं। इनफैक्ट CSR से रिलेटेड जो चीजें ना, ये तो पिछले 1.5 साल की अमेंडमेंट्स इसके अंदर है, अपने इस पीडीएफ के अंदर पिछले 1.5 साल की अमेंडमेंट है ना। तो ऐसे केस के अंदर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहे हो कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऊपर से इंस्टीट्यूट ओल्ड वाला भी डालता है और न्यू वाली चीज भी डालता है, तो ऐसे केस के अंदर क्या मतलब न्यूली इंसर्टेड क्लॉज के बारे में डाला जाता है और ओल्ड क्लॉज के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है। चलिए देखेंगे, सबसे पहले CSR से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो आप देख सकते हैं 5 मई 2021 को कौन सा अमेंडमेंट आया था।
यहाँ पे इन लोगों का कहना था कि जो स्पेंडिंग ऑफ सीएसआर फंड फॉर द कोविड-19, अगर आप यहाँ पे सीएसआर का जो 2% 5% जो अपना ये रहते नहीं क्या 2% वाला, तो अगर आप इस सीएसआर के पैसे को अगर आप कोविड-19 के लिए प्रयोग करते हो, जैसे क्रिएटिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द कोविड केयर, है ना, जिसमें आप एस्टैब्लिश कर रहे हो मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन या स्टोरेज प्लांट्स या मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स और बाकी सिलेंडर्स एंड ऑल, तो ऐसे केस के अंदर अगर आप इनमें से कोई भी चीजें करते हो ना, तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे कि एक सीएसआर एक्टिविटी होती है। दूसरा, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करते हो तो अगेन ये एक सीएसआर एक्टिविटी होती है। और फिर अगर आप किसी के साथ, एक तो आप खुद से ये सब चीजें कर रहे हो या किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट होकर आप ये सारी चीजें कर रहे हो, तो अगेन ये सीएसआर कंसिडर की जाती है। तो देखो, कोविड से रिलेटेड आपने कुछ भी किया, ये सीएसआर एक्टिविटी आती है। उससे आरएनडी भी आपने किया तो वो वाली चीजें, और कोलैबोरेशन किया तो भी वो वाली चीजें आ जाती है। फिर अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो 30 जुलाई 2021 को आप देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बोला गया है। सर कौन सी चीज के रिगार्डिंग बात की गई है? सर यहाँ पे 30 जुलाई में बात किया गया है कि अगर सीएसआर फंड्स को आप यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए भी प्रयोग करते हैं ना, तो ऐसे केस के अंदर भी हम लोग मान लेंगे कि आपने सीएसआर का उपयोग सही से किया है। अब देखो, ये नया वाला चीज है। 26 जुलाई 2022 को अभी बीच में आजादी का अमृत महोत्सव हुआ नहीं था अपना, 15 अगस्त को मनाया गया था, जहाँ पे हर घर तिरंगा बात की गई थी कि हर घर के ऊपर तिरंगा लहराना चाहिए। तो ऐसे केस में अगर आपकी कंपनी और आपने हर घरों में तिरंगा बांटे हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट आई होंगी आप लोगों की, तो वो कॉस्ट को भी हम लोग कहेंगे कि ये सीएसआर एक्टिविटी के अंदर कंसीडर कर दी जाइए करके, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है 26 जुलाई वाले नोटिफिकेशन के अंदर, और कुछ नहीं। अब सीएसआर के लिए इन्होंने फॉर्म स्पेसिफाइड करके रखा है CSR 2 करके, जो एक तो AOC4 या AOC4 अगर XBRL होता है, या NBFC है तो AOC4 NBFC होता है। यहाँ पे एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ आपको ये भेजना होता है। वैसे आप ये कब भेजोगे बेटा? तो जैसे देखो, फाइनेंशियल ईयर 2021 है तो इसको आपको 31 मार्च 2022 तक भेजना है। वही अगर मैं बात करूं आपके साथ 21-22 है तो 31 मार्च 2023 तक आपको इसको फाइल करना होता है। ऐसी वाली बात, मतलब नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक आप इसको फाइल करते हो। बहुत बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें जो यहाँ पे स्पेसिफाइड की है, ये नई चीज है, ये ध्यान रखिएगा। ये CSR 2 नहीं है और हर घर तिरंगा वाला नया क्लॉज है, बाकी सब एज इट इज चीजें जो है वो पुरानी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, फिर क्या बोला जा रहा है, सेम चीजें बोली गई है। हाँ, फिर अब देखो यहाँ पे लिखा गया था बेटा कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में, ये एक्सेसिबल इन इंडिया होने चाहिए। अब यहाँ पे डाल के रखा है एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम्स होना चाहिए, हर समय एक्सेसिबल होना चाहिए, डेली बेसिस के ऊपर। जो पहले पीरियोडिक बेसिस था, अब वो डेली बेसिस कर दिया गया है। और आपको वो सर्विस प्रोवाइडर जो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है ना बेटा, उसका नेम और एड्रेस बताना होगा, जिसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स का या अदर बुक्स का एक्सेस है इन इंडिया का, तो वो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर का भी आपको नाम बताना होगा, उसका नेम और एड्रेस के बारे में आप हमें बताते हुए चलोगे। उसके बाद बोला गया है कि जो अनस्पेंड सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट होता है ना, तो जब तक ये अनस्पेंड CSR अकाउंट आपका है, तब तक आपकी जो CSR कमेटी है ना बेटा, वो भी क्या रहने वाली है, वो भी आप एज इट इज रखने वाले हो। नहीं तो वो चीज नहीं है कि अगर CSR कमेटी की जरूरत नहीं है, अगर 3 साल तक हम क्लॉजेस को मेंटेन नहीं कर सकते, 3 साल तक अगर हम वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते, तो CSR कमेटी को हटा दो। अब उसमें भी चेंज हुआ है, देखिए इनका क्या कहना है, अभी वो 3 साल वाला क्राइटेरिया हटा 7 की घटा। अब इनका कहना है क्या, इनका कहना है कि अब बस पिछले साल को चेक कर लो, पिछले साल में क्या वो CSR वाली जो CSR कमेटी की यहाँ पे जो CSR कमेटी की कंडीशंस है, क्या वो आपने फुलफिल किया है क्या? अगर आपने पिछले साल में फुलफिल किया है तो इस साल CSR कमेटी रखिएगा, अगर इस साल आपने फुलफिल नहीं किया तो अगले साल CSR कमेटी रखने की जरूरत नहीं है। ऐसी वाली बात यहाँ पे कर दी गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अपने मतलब ये 2% वाला तो आपको पता है ही ना कि CSR 2%, 5 की जगह 2% हो चुका है करके, ये तो आपको बताइए। तो अपन ने रेगुलर सेशन के अंदर जो May 23 में किया था, उसी में अपन लोगों ने कवर किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पूरे अमेंडमेंट्स बेसिकली कवर होते हैं। अमेंडमेंट्स नाम के लिए हुआ बना के रखा है, अमेंडमेंट्स, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स नहीं है, बहुत ही छोटी चीजें और जनरल चीजें हैं। तो मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, तो बहुत ही ज्यादा जनरल चीजें है ना, तो ऐसे केस के अंदर इतना तो चलता ही है ना बेटा, इतना तो ऐसी चीजें तो पूछने ही वाले हैं, और नहीं तो क्या है ना। आ जाओ, अब मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, अगर आप हमारे साथ स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो प्लस में आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। सेम चीजें आइकॉनिक में, इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है। प्लस हो या आइकॉनिक, आप जब भी अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले,
आप यहाँ पे IG सर इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों का, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन को देखने के लिए। अब जरूर से मैं भी आपको सीए इंटरमीडिएट का लॉ पढ़ाता हूँ, सीए इंटर का लॉ मैं आपको अनअकैडमी के ऊपर करवाता हूँ। अनअकैडमी के खास बात यह है बेटा कि यहाँ पे आप एक बार जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, तो इसके अंदर पूरी चीजें कवर हो जाती है। सर पूरे चीजों का क्या मतलब होता है, मैं आपके साथ ये कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर सारी चीजें, जैसे कि आपके 8 सब्जेक्ट, हाल फिलहाल तो करंट सिलेबस के अंदर 8 सब्जेक्ट है, तो आपके 8 सब्जेक्ट यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। ऐसी एक सब्सक्रिप्शन से 8 सब्जेक्ट का एक्सेस मिल जाता है, राइट। तो आपको ये सेशन बहुत ज्यादा मजेदार लगा, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय।